नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनफाइनाइट एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन आपके यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और एसएससी द्वारा भी कई एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, यानी कि प्रभावी हो गया था। 26 जनवरी को हम सभी लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुए हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। 22 भाग थे। आप सभी लोगों से क्वेश्चन है कि हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? यह जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपके ऑप्शन है 10, 11, 9, 0। आपके ऑप्शन है 10, 11, 9, 0। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगर पूछा जाए कि हमारे श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम हमारे श्रम मंत्री थे। और अगर आपसे पूछा जाए रेलवे और परिवहन मंत्री, तो हमारे आसफ अली जी अंतरिम सरकार के रेलवे मंत्री आसफ अली जी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान मूल रूप से संघीय और भावना में एकात्मक बताया गया है। भारतीय संविधान की श्रेणी को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक बताया गया है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। यह कथन पूछा गया है यूपी लेखपाल में कि यह कथन किसका है, तो भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। यह जेनिंग्स जी का कथन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम एन रॉय के दिमाग की उपज मानी जाती है। यह क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा जाता है कि संविधान सभा किसके दिमाग की उपज थी, तो इसका जवाब भी हो जाएगा एम एन राय जी। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार किया जाएगा।
क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसने भारत की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमारा संविधान किस मिशन के आधार पर गठन हुआ था, तो कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? हमारे ऑप्शन हैं 12, 13, 15 और 17। अगर बात की जाए, हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं, 15, जिनकी अध्यक्ष बेगम एजाज रसूल जी थीं, बेगम। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में महिला समिति की अध्यक्ष कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल जी महिला सदस्यों की अध्यक्ष थी। अगर बात की जाए अन्य सदस्यों में, कमला चौधरी जी, रेणुका राय, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है रेणुका राय, विजय लक्ष्मी पंडित, लीला रे, सरोजनी नायडू जी, और हंसा मेहता एवं अन्य सदस्य थी, जिनकी कुल संख्या 15 थी। इन सभी लोगों की अध्यक्ष बेगम एजाज रसूल जी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भारत की आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। हमारे ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 और 1956। अगर बात की जाए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन के अध्ययन के लिए गठित किए गए थे कई आयोग, जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था एस के धर आयोग, जिसकी गठन 1948 में न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा की गई थी। फिर एक आयोग हुआ था जेबीपी आयोग का गठन 1951। इसके 10 सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी। भाषा के आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयोग था हमारा फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में भारत में भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो हमारे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अगर बात की जाए हमारे डीपीएसपी, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो हमारा जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को लिया है। और अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो एम हिदायतुल्ला जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में बताया है।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह 1973 में हुआ था, जिसमें यह बताया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देती है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देती है। हमारे ऑप्शंस के कुछ इस प्रकार हैं, अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। तो भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर में समानता का वचन दिया गया है। अगर हम भारतीय प्रस्तावना का एक बार पढ़ें तो कुछ इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जो भी भाई मेरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, जरूर याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही अलग अलग तरह से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह हर राज्य का उत्तरदायित्व है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के संबंध में समानता का अधिकार दिया गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड, यूनियन सिविल कोड लागू है, इस प्रावधान कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोवा। यह क्वेश्चन यूपी लेखपाल में पूछा गया है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर यूनियन सिविल कोड लागू है, तो हमारा जवाब हो जाएगा गोवा। अगर ऑप्शंस के बारे में देखें तो केरल, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा केरल है, और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद, क्वेश्चन पूछा है किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यसभा की विशेष शक्ति है कि इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। राज्यसभा की विशेष शक्ति है कि वह किसी भी राज्य स्तर के राज्य सूची के मुद्दे को कानून बनाने के लिए संसद में ला सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 249 में यह बताया गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी मामले को भारतीय संसद में लाकर उसके लिए सशक्त कानून बना सकती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार बताया गया है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि राज्यसभा के 2/3 सदस्य यह बता दें कि यह मुद्दा या यह कानून भारत के राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो राज्यसभा उसे राज्य सूची से हटाकर संसद उसके लिए कानून बना सकती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में
उल्लेखित है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 123 में, तो राष्ट्रपति जी का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश अध्यादेश। अगर अनुच्छेद 85 की बात की जाए तो लोकसभा भंग, लोकसभा भंग का उल्लेख अनुच्छेद 85 में बताया गया है। और अगर पूछा जाए अनुच्छेद 368, तो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति जी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? देखिए, सामान्य स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट करने का प्रावधान नहीं है, किंतु यदि डाले गए मतों में टाई हो जाए तो लोकसभा स्पीकर अपना मत देकर अपना निर्णायक वोट दे सकता है, जिससे कि कोई भी बिल, विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछा जाए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकसभा के सभापति, लोकसभा सभापति और उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सभापति और उपसभापति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपसे यदि पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख, तो अनुच्छेद 89। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा, तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख मिलता है, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की मध्य रात्रि को नियति से बाधा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था? नेहरू जी के द्वारा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण संसद भवन जैसे संविधान सभा का स्थान था, संविधान सभा जहां पर गठित होती थी, भारतीय संसद भवन से ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक मध्यरात्रि में 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भाषण दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अपने पद का त्यागपत्र यदि करना चाहे तो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम अपना ऑप्शन लिख लेते हैं, उपराष्ट्रपति। यदि भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरे होने से पहले अपना त्यागपत्र सौंपता है तो वह उपराष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र दे देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो यदि बात की जाए कि किसी भी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसी भी
समुदाय के लोग को किसी भी जाति और जनजाति से जोड़ने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है। यदि वह चाहें तो किसी भी जाति को एससी, ओबीसी या फिर एसटी में उल्लेखित कर सकते हैं। यह शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति जी को दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति जी द्वारा भारतीय संविधान में उल्लेखित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में यह उल्लेखित है कि राज्यसभा में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्र 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं। और इनकी संख्या 12 होती है, जो कि अनुच्छेद 83 के तहत नामित किए जाते हैं। और यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। और वो जो 4 क्षेत्र वह हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति अनुच्छेद 83 के तहत 12 सदस्यों को भारतीय राज्यसभा में नामित करते हैं। समाज सेवा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? मृत्युदंड के मामले में अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जी के क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति चाहें तो वह किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को पूरी तरह से क्षमा देने का अधिकार प्राप्त करते हैं। और इस बात का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में मिलता है। अगर बात की जाए कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में मिलता है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी हैं। के वेणुगोपाल जी हैं, जो कि भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं। और यह 15वें क्रमांक के हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी को मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का पूरी तरह से अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से क्रमांक के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 1982 तक रहा। इंदिरा गांधी की पराजय के बाद यह नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी से इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। और यह भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण और नीलम संजीव रेड्डी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। यह जनता दल पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किए गए थे। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था, या उम्मीदवारों ने 15,000 रुपये की जमानत राशि नहीं जमा कराई थी, जिसकी वजह से 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं।
इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था तथा भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। यह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज पढ़े हैं इंडियन पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।